यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेस। अब क्या डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, उसको भी ध्यान रखना है। और क्या यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज एक से ज्यादा हैं, वो कौन कौन से हैं और उनके फंक्शन क्या हैं, इस पॉइंट को ध्यान में रख करके हम लोग यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेस को पढ़ते हैं। तो बैक्टीरिया में केवल एक ही सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है जो सभी तरह के आरएनए ट्रांसक्रिप्शन को कैटेलाइज करता है। ये तो प्रोकैरियोटिक सिस्टम की बात हुई। जब हम यूकैरियोट्स में आते हैं तो यूकैरियोटिक सिस्टम में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस आर फाउंड। तो आपको ध्यान रखना है इन यूकैरियोट्स 3 different types of RNA polymerases are found। तो आप देखिए जरा क्या डिफरेंस हम लोगों को पता चल रहा है। प्रोकैरियोट्स में सिंगल टाइप है, यूकैरियोट्स में 3 डिफरेंट टाइप्स है। ठीक है, अब इन डिफरेंट टाइप्स में एक पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं। जो पॉलीमरेज हैं, जो भी आरएनए पॉलीमरेज है, ईच आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब ए डिफरेंट सेट ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स। अब एक पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यदि एक से ज्यादा पॉलीमरेजेस हैं तो वो पॉलीमरेजेस क्या अलग अलग समय पर रिक्रूट होते हैं या फिर वो अलग अलग तरह के जीन्स का ही ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। एक क्वेश्चन ये हो सकता है जो अलग अलग पॉलीमरेजेस होते हैं आरएनए पॉलीमरेजेस, उनके फंक्शन अलग अलग हैं। अब इसको कंपेयर करो बैक्टीरियल या फिर यूकैरियल डीएनए पॉलीमरेजेस से। जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज क्या थे, कई तरह के थे। रेप्लिकेशन में एक मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम था, उसके साथ में टीएलएस पॉलीमरेज भी थे। बैक्टीरिया में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट प्रमोटर रिमूवल करता था। तो यदि हम डीएनए पॉलीमरेजेस को देखें तो कई सारे डीएनए पॉलीमरेजेस थे, अलग अलग सिचुएशन में वो इन्वॉल्व होते थे। जबकि यूकैरियोटिक सिस्टम में आरएनए पॉलीमरेज भी कई अलग अलग हैं, तो अलग अलग सिचुएशन में इन्वॉल्व होंगे। जैसे हमारा एग्जामिनर कह दे कि जब कोई सेल एक स्ट्रेस कंडीशन में है तो ऐसी कंडीशन में एक डिफरेंट तरह का आरएनए पॉलीमरेज आएगा। जब ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम कंडीशन है तो डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज आएगा। तो आपको ध्यान रखना है ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्चुअल में जो डिफरेंट तरह के आरएनए पॉलीमरेजेस हैं उनकी स्पेसिफिसिटी ये है कि वो डिफरेंट सेट ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करते हैं, अर्थात वो ट्रांसक्राइब करते हैं डिफरेंट सेट ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स। आपको ये ध्यान रखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, जो प्रोकैरियोटिक सिस्टम में इंट्रोडक्शन में मैं बोल चुका हूं कि आरएनए पॉलीमरेजेस के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है और प्राइमर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो लैक प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी एंड फंक्शन is primer independent। जो प्राइमर है उस पर इनका फंक्शन डिपेंड नहीं करता है। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो यूकैरियोट्स में 3 अलग अलग तरह के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। हर एक पॉलीमरेज एक डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स को या आरएनए मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करता है या कहीं ट्रांसक्राइब करता है। आपको यह ध्यान रखना है अलग अलग कंडीशंस में रिक्रूट नहीं होते हैं, बल्कि वो अलग अलग तरह के जो आरएनएज हैं उनको सिंथेसाइज करते हैं। अगला पॉइंट इंट्रोडक्शन में बोल चुका हूं, यहां पर भी क्लियर कर लेते हैं। कई बार स्टूडेंट्स प्रोकैरियोटिक सिस्टम को पढ़ते हैं, यूकैरियोटिक सिस्टम को ज्यादा पढ़ते नहीं है। एग्जामिनर ने कह दिया प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज लैक प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी बट यूकैरियोट्स है। यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी पाई जाती है, या यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर प्राइमर फॉर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन।
तो स्टूडेंट सोचता है यूकैरियोटिक सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, हाँ वहां उसकी जरूरत होगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है ऐसा कुछ नहीं है। अभी क्वेश्चन उठता है तीन अलग अलग तरह के आरएनए पॉलीमरेज कौन है, हमारी सेल में उनकी लोकेशन क्या है, वो कौन से आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करते हैं, और देन इसके बाद एक बहुत ही फेमस एजेंट है अल्फा एमेनेटिन। ये एक फंगल टॉक्सिन है, ये एक लीथल फंगल टॉक्सिन है जो हमारी सेल में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को ब्लॉक करता है और हमारी सेल की डेथ हो सकती है यदि वो एक्सपोज हो गई है अल्फा एमेनेटिन से। तो इसको भी लेकर के कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब एक पॉइंट और है, मैंने कहा तीन तरह के आरएनए पॉलीमरेज हैं, प्लांट में दो और भी आरएनए पॉलीमरेज आइडेंटिफाइड हैं, आरएनए पॉल फोर्थ एंड आरएनए पॉल फिफ्थ। प्लांट में आपको ध्यान रखना है दो एडिशनल आरएनए पॉलीमरेजेस को आइडेंटिफाई किया गया है जिन्हें हम लोग आरएनए पॉलीमरेज फोर्थ रोमन में और आरएनए पॉलीमरेज फिफ्थ के नाम से जानते हैं। ये आरएनए पॉलीमरेज जो स्मॉल नॉन कोडिंग जीन्स हैं, नॉन कोडिंग आरएनएज हैं, उनका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। लास्ट में इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज कौन कौन से हैं और वो कौन से आरएनए मॉलिक्यूल्स को ट्रांसक्राइब करते हैं। ठीक है, तो जरा यहां पर देखिए ये आरएनए पॉलीमरेज, एक लिस्ट में मैंने आरएनए पॉलीमरेज लिखा हुआ है, दूसरे में हमारी सेल में उनकी लोकेशन क्या है, और वो तीसरी लिस्ट में ट्रांसक्राइब्ड आरएनए कौन कौन से आरएनए को ट्रांसक्राइब करते हैं, और लास्ट में ये लिखा है सेंसिटिविटी टू अल्फा एमेनेटिन, अल्फा एमेनेटिन से वो सेंसिटिव है या नहीं है, इस पॉइंट को लेकर के हम लोग इनको कंपेयर करेंगे। नीचे वाली जो लिस्ट है ये आरएनए पॉलीमरेज फोर्थ और फिफ्थ, इसको लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज तीन तरह के हैं और उनको हम लोग रोमन में 1 2 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, इसकी लोकेशन न्यूक्लियोलस है। आप जानते हैं या नहीं जानते तो आप समझ लें हमारी सेल के अंदर एक ऑर्गेनल प्रेजेंट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में भी एक डेंस प्रोटीन और आरएनए का डेंस रीजन पाया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर एक आरएनए और प्रोटीन का डेंस रीजन, एक डार्क जोन दिखाई पड़ता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। सामान्य भाषा में इसे हम लोग न्यूक्लियर बॉडीज कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पीएमएल बॉडीज होती हैं, न्यूक्लियोलस होता है, काजल बॉडीज होती हैं, जेमनी ऑफ काजल बॉडीज होती हैं। तो कई तरह की न्यूक्लियर बॉडीज हमारे सेल्स में, न्यूक्लियस में पाई जाती हैं, और ये सेल जो न्यूक्लियर बॉडीज होती हैं ये आरएनए और प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस हैं। उसमें से सबसे प्रोमिनेंट न्यूक्लियर बॉडी न्यूक्लियोलस है, जिसको अक्सर हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो न्यूक्लियोलस प्रोमिनेंट है और हर सेल्स में लगभग दिखाई पड़ता है, इस वजह से हम लोग पढ़ते रहते हैं। लेकिन कई और भी न्यूक्लियर बॉडीज हैं और वो सेल बायोलॉजी में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, अब वहां पर क्यों मिलता है न्यूक्लियोलस? वो रीजन है जहां पर राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है। न्यूक्लियोलस को हम लोग सामान्य भाषा में फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी कहते हैं। आप समझ लीजिए, जो लोग सेल बायोलॉजी नहीं पढ़ा हुआ है वो भी ध्यान दें, जनरली न्यूक्लियोलस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर राइबोसोम्स की सिंथेसिस चल रही, और राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? तो आरएनए और प्रोटीन्स के, और स्पेशली राइबोसोम्स आर प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स। आपको ध्यान रखना है आरएनए मॉलिक्यूल्स के ही राइबोसोम्स प्राइमरली बने होते हैं। प्रोटीन तो केवल उसको डेकोरेट करने के लिए लगा दी जाती है, आप ऐसा समझ लें। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की लोकेशन न्यूक्लियोलस है। तो आप समझ गए होंगे आरएनए राइबोसोमल आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो ऑल टाइप्स ऑफ आरआरएनएज, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सभी तरह के आरआरएनएज का ट्रांसक्रिप्शन करता है, केवल एक को छोड़ करके। आपको ध्यान रखना है ये 5S आरआरएनए है। कई तरह के आरआरएनएज यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि 28S है, आपको ये भी ध्यान रखना है 28S पाया जाता है, 18S पाया जाता है, 5.8S, 5S। तो
तो ये 4 तरह के आरआरएनएज हमारी सेल्स में पाए जाते हैं। तो सभी तरह के आरआरएनएज की सिंथेसिस आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है, केवल एक को छोड़ करके, और वो कौन है? 5S आरआरएनए इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता है। अब आते हैं अल्फा इम्यूनिटिन से। यदि हम अल्फा इम्यूनिटिन से सेल को एक्सपोज कर दें तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की एक्टिविटी ब्लॉक नहीं होती है, ये इनसेंसिटिव है। अर्थात अल्फा इम्यूनिटिन की प्रेजेंस में आरएनए पॉलीमरेज अपना फंक्शन कर सकता है, उसकी एक्टिविटी ब्लॉक नहीं होती है। अब सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा स्टडी किया जाने वाला, आपको ध्यान रखना है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में ही पढ़ेंगे, बाद में मैं जब एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा लूंगा देन इसके बाद में आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस, प्रोसेसिंग और राइबोसोम्स, उसी तरीके से टीआरएनए मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस, उनकी प्रोसेसिंग और टीआरएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, उसकी फोल्डेड फॉर्म क्या है उसको डिस्कस करेंगे। ये लोकेटेड है न्यूक्लियस में। ये सिंथेसाइज करता है सभी तरह के एमआरएनएज को, एमआईआरएनएज एंड एसएनआरएनएज। आपको ध्यान रखना है एसएनआरएनएज, एमआईआरएनएज की सिंथेसिस भी यही करता है। ठीक है। अब एमआईआरएनए को माइक्रो आरएनए और एसएनआरएनए को स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज कहते हैं। इनके भी अपने फंक्शन है, कई सारे आरएनएज पढ़ेंगे, स्नो आरएनए, जी आरएनए वगैरह भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सभी तरह के एमआरएनएज, एमआईआरएनएज एंड एसएनआरएनएज। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अल्फा इम्यूनिटिन से यदि सबसे ज्यादा कोई सेंसिटिव है, सबसे ज्यादा कोई सेंसिटिव है तो वो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है। यदि किसी सेल को, यूकैरियोटिक सेल को अल्फा इम्यूनिटिन जो एक फंगल टॉक्सिन है उससे एक्सपोज करा दिया जाए तो उसमें एमआरएनए की सिंथेसिस बंद हो जाएगी और ये सेल के लिए लीथल होगा। एमआरएनए की सिंथेसिस बंद होने का मतलब है प्रोटीन सिंथेसिस भी बंद हो जाएगी और वो सेल के लिए लीथल होगा। तो अल्फा इम्यूनिटिन बहुत ही लीथल होते हैं हमारी सेल के लिए, क्योंकि वो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे एमआरएनए की सिंथेसिस ब्लॉक हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएनए पॉल थर्ड ये भी प्रेजेंट है न्यूक्लियस में। ये सभी तरह के टीआरएनएज की सिंथेसिस करता है, सभी तरह के टीआरएनएज। और एक और आरएनए जो आपने ऊपर छोड़ दिया था एक्सेप्शन में, आरएनए पॉलीमरेज जो राइबोसोमल आरएनए है 5S आरआरएनए। आपको ये ध्यान रखना है सभी तरह के टीआरएनएज को। और एक आरआरएनए जिसको आप जानते हैं 5S, जिसका ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट नहीं करता है। ठीक है। अल्फा इम्यूनिटिन से जब सेंसिटिविटी में आएंगे तो ये लेस सेंसिटिव है। लेस सेंसिटिव का मतलब है यदि अल्फा इम्यूनिटिन का डोज बढ़ाएंगे, ज्यादा अमाउंट में अल्फा इम्यूनिटिन देंगे तो इसकी एक्टिविटी सप्रेस होती जाएगी। आपको यह ध्यान रखना है। तो सेंसिटिविटी क्या है, कौन से आरएनए ट्रांसक्राइब करता है, लोकेशन क्या है, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब देखिए यहां पर एक ग्रुप है, मैंने पहले भी क्लियर कर दिया, डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ और फिफ्थ। ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं लेकिन प्लांट्स में, ओनली इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में दो एडिशनल आरएनए पॉलीमरेज आइडेंटिफाइड हैं जिन्हें आरएनए पॉलीमरेज फोर्थ और फिफ्थ कहते हैं। ये ट्रांसक्राइब करते हैं नॉन कोडिंग आरएनएज एंड एसआई आरएनए। आपको ध्यान रखना है एसआई आरएनए के बारे में बताएंगे। यूकैरियोटिक सिस्टम में एसआई आरएनएज की जो सिंथेसिस है वो आर्टिफिशियल होती, कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये इनसेंसिटिव होते हैं, अल्फा इम्यूनिटिन का प्रभाव भी इन पॉलीमरेजेस पर नहीं है। आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो कितने आरएनए पॉलीमरेजेस हैं आपको ये भी ध्यान रखना है। तो यहां पर हमारे पास 3 मेन आरएनए पॉलीमरेजेस हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जो फोर्थ और फिफ्थ है वो सभी लोगों को ध्यान रखना है। प्लांट के सिस्टम में ही केवल इसकी बात होगी, प्लांट के सिस्टम में ही केवल ये पाए जाते हैं जो कुछ नॉन कोडिंग आरएनएज को ट्रांसक्राइब करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है तुम लोगों से, क्या आप सेंसिटिविटी के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं? क्या आप सेंसिटिविटी के हिसाब से आरएनए पॉलीमरेजेस को अरेंज कर सकते हैं?
तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपने स्टडी किया हुआ है। आप मुझे ये बताएंगे कि डिक्रीजिंग सेंसिटिविटी टू अल्फा एमिनेटिन, आरएनए पॉलीमरेज की डिक्रीजिंग एफिनिटी आप बताएंगे। आपको सेकेंड थर्ड फर्स्ट या थर्ड सेकेंड फर्स्ट या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे सीक्वेंस बना देना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन है उसको पहले, उसके बाद सेंसिटिव कौन है बाद में, उसके बाद और उससे कम सेंसिटिव कौन है उसके बाद में। सभी लोगों को ये टाइप करना है, मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, सेंसिटिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे आप ऑप्शन दे दीजिए। अर्पिता मौर्य का है 231, अर्पिता का आंसर है 231। अरुण मौर्य 231, देन फोर्थ एंड फिफ्थ पुनीत का 231। ठीक है, जितने भी लोग अभी तक टाइप कर चुके हैं सबका सही आंसर है। आपको ध्यान रखना है, मैंने इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है क्योंकि सीएसआईआर में यहां पर अभी 2010 के बाद मुझे लगता है 2 बार इस पॉइंट को लेकर के क्वेश्चन आ चुका है। वेद प्रकाश का 231, ठीक है 231, सोनाली सिन्हा, साची गुप्ता 231, श्रद्धा राजपूत 231, लता 231, सभी लोगों के सही आंसर हैं। सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये पॉइंट ऐसा है, इस पॉइंट से 2 से 3 बार क्वेश्चन बन चुका है सीएसआईआर में, केवल सीएसआईआर में। आपको इस वजह से ध्यान रखना है कि दूसरे एग्जाम्स में भी कई बार पूछा गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आरएनए पॉलीमरेजेस हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है कि आरएनए पॉलीमरेज कौन से आरएनए को सिंथेसाइज करते हैं। तो आरएनए पॉल फर्स्ट सभी तरह के आरआरएनएज एक्सेप्ट 5SR आरएनए, आरएनए पॉल सेकेंड ऑल टाइप्स ऑफ एमआरएनएज इंक्लूडिंग एमआईआरएनएज एंड एसएनआरएनएज। ठीक है, थर्ड इज आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ऑल टाइप्स ऑफ टीआरएनएज, सभी तरह के टीआरएनएज को एंड इंक्लूडिंग 5SR आरएनए। आरएनए पॉल फर्स्ट इज इनसेंसिटिव टू अल्फा एमिनेटिन, RNA Pol second is highly sensitive to alpha amanitin, RNA Pol third is less sensitive। तो यदि हम बहुत ज्यादा डोज देंगे तो फिर RNA Pol थर्ड की एक्टिविटी स्लो डाउन होगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं RNA पॉलीमरेज सेकेंड के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट RNA पॉलीमरेज है। हम लोग RNA पॉल सेकेंड को पढ़ेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ जो ट्रांसक्रिप्शनल मैकेनिज्म से क्वेश्चन बनते हैं वो एमआरएनए से बनते हैं, और यहां पर हमारा उद्देश्य है जो आपके सिलेबस में है उसमें भी एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन ही हमारा जो बेसिक ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में है वो एमआरएनए का है। और जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और आरएनए पॉल थर्ड ट्रांसक्रिप्शन है उसमें हमारा जो उद्देश्य होता है वो राइबोसोम्स को पढ़ना और टीआरएनए को पढ़ना है। तो वहां पर भी ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताएंगे, प्रोसेसिंग बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यूकैरियोटिक एमआरएनएस के ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ेंगे क्योंकि ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड भी है और बहुत सारे फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं जहां से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, पूनम का भी सही आंसर आ चुका है, सभी लोगों ने सही आंसर दिया था। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का। आरएनए पॉल सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के बारे में जब हम लोग आते हैं तो इट इज ए लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स
complex consists of more than 12 polypeptide subunits. आप लोगों को ध्यान रखना है, ये काफी बड़ी प्रोटीन है और 12 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स के मिलने से ये पूरा एंजाइम बनता है। तो आरएनए पॉल सेकेंड इज ए लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन 12 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स। ये एक पॉलीपेप्टाइड का नहीं बना है, आपको ध्यान रखना है। बैक्टीरिया में कोर एंजाइम था, अल्फा 2 बीटा, बीटा डैश, ओमेगा कोर एंजाइम, और उसके साथ जुड़ता था सिग्मा सब यूनिट, तो बनता था होलो एंजाइम। तो वहां पर भी 6 सब यूनिट 7 सब यूनिट्स आकर के असेंबल होती थी। उसी तरीके से आप देखेंगे यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड आल्सो इज ए लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन 12 सब यूनिट्स। ठीक है, अब अगला पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, सब यूनिट्स ऑफ RNA Pol second is denoted by RBP. RBP आपको ध्यान रखना है, हम इनकी यूनिट्स को डिनोट करते हैं RBP से। ठीक है, कई बार इसको इस तरह से भी लिख देते हैं और कई बार RBP, कुछ इस तरीके से, दो तरीके से आप लिख सकते हैं। तो कुछ बुक्स में RBP लिखा हुआ है कैपिटल में, कुछ में RBP इस तरह से भी प्रेजेंट किया गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितनी भी सब यूनिट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं RBP से डिनोट करते हैं, और साथ में उनको स्पेसिफाई करने के लिए हम उनकी नंबरिंग करते हैं, जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। RBP1, RBP2, RBP3, RBP4, RBP6, इस तरीके से हम उनको डिनोट करते हैं। तो एक बड़ा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिनकी सब यूनिट्स 12 से ज्यादा हो सकती हैं, और हर एक सब यूनिट को हम RBP से डिनोट करते हैं, और उसको स्पेसिफाई करने के लिए RBP1, RBP2, 3, 4 इस तरह से उनको डेजिग्नेट कर देते हैं। यह दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है RBP1 is the largest subunit of RNA Pol second। सभी लोग इस पॉइंट पर ध्यान दें, RBP1 इज द लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ RNA Pol second। RNA पॉलीमरेज सेकेंड की सबसे बड़ी सब यूनिट RBP1 है। लार्जेस्ट सब यूनिट इज RBP1। अगले पॉइंट में इसी सब यूनिट के C टर्मिनल, जब भी हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं, प्रोटीन पढ़ते हैं, तो उसके दो टर्मिनल होते हैं, एक N टर्मिनल एंड सेकेंड इज C टर्मिनल। C टर्मिनल पोर्शन ऑफ RBP1 is folded into a domain called C terminal domain। जिसे हम लोग CTD भी कहते हैं। यहां पर तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको RBP के बारे में जो बताया हुआ है, RBP का जो C टर्मिनल है, C टर्मिनल पोर्शन है, जैसे यहां पर
ये एक डोमेन में फोल्ड हो जाता है, जिसे हम लोग सी टर्मिनल या कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन कहते हैं। सीटीडी से हम उसे डेजिग्नेट करते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एक बड़ा एंजाइम है, मोर देन 12 पॉलीपेप्टाइड का ये बना हुआ है। पहला पॉइंट, हम इसकी सब यूनिट्स को आरबीपी से डेजिग्नेट करते हैं और हर एक सब यूनिट को स्पेसिफाई करने के लिए हम उनमें 1 2 3 4 इस तरह से उनको हम नाम देते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि आरबीपी 1 इज द लार्जेस्ट, आरबीपी 1 इज द लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, सबसे बड़ी सब यूनिट है। इसकी इंपॉर्टेंस इसी वजह से हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। सी टर्मिनल ऑफ आरबीपी 1 फोल्ड इन ए अनयूजुअल डोमेन, डोमेन प्रोटीन की एक फोल्डेड यूनिट होता है जो इंडिपेंडेंटली कन्फर्मेशनल चेंज में जा सकता है, जो हम लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा समझ लें, एक यूनिट है जो फोल्डिंग यूनिट है उसे हम डोमेन कहते हैं। तो सी टर्मिनल का जो पोर्शन है वो एक डोमेन में फोल्ड हो गया है, जिसे हम कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, जब हम लोग कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि यहां पर एक 7 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस रिपीट होता है कई बार। तो अगले पॉइंट पर आते हैं। CTD include multiple repeats of a heptapeptide sequence, heptapeptide sequence which is, मैं सीटीडी को लेकर के अगले पॉइंट में आ रहा हूं। सीटीडी पर हम लोग पहुंच गए थे। आरबीपी 1 लार्जेस्ट सब यूनिट है और उसके सी टर्मिनल का जो पोर्शन है वो एक डोमेन में है, जिसे कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन कहते हैं। उस कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन को यदि हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के नजरिए से जब देखते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे हेप्टापेप्टाइड रिपीटेड सीक्वेंस मिलते हैं, अर्थात उसमें बहुत सारे हेप्टापेप्टाइड सीक्वेंस हैं। या आप सामान्य भाषा में ऐसे कह सकते हो कि सीटीडी कंसिस्ट या कंटेन मल्टीपल रिपीट्स ऑफ ए हेप्टापेप्टाइड सीक्वेंस। और वो हेप्टापेप्टाइड सीक्वेंस क्या है, आपको ध्यान रखना है। उसका सीक्वेंस है टायरोसिन, सेरीन, प्रोलीन, देन इसके बाद थ्रियोनिन, सेरीन, प्रोलीन एंड देन सेरीन। तो आप देखिए, यदि हम इस सीक्वेंस को देखेंगे तो यहां पर जो हमारे पास सीक्वेंस है वो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये सीक्वेंस बार बार रिपीट होता है। तो सीटीडी में एक हेप्टापेप्टाइड सीक्वेंस है, 7 अमाइनो एसिड का एक सीक्वेंस है जो बार बार रिपीट होता है, अर्थात वहां पर जो पेप्टाइड सीक्वेंस है वो इसके बार बार रिपीट होने से बना हुआ है। तो टायरोसिन, सेरीन, प्रोलीन, थ्रियोनिन, सेरीन, प्रोलीन एंड देन सेरीन। यदि आप पूरे सीक्वेंस में देखें तो 2 5 और 7 पोजीशन पर सेरीन प्रेजेंट हैं, सेरीन अमाइनो एसिड्स। और सेरीन अमाइनो एसिड्स को देखें तो ये फास्फोराइलेशन और ग्लाइकोसाइलेशन की इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। कुछ फैक्ट हैं जिनको मैं यहां पर कंसीडर कर देता हूं, जैसे कि ईस्ट में ये सीक्वेंस 28 टाइम रिपीट होता है। यदि हम सी एलिगेंस की बात करें तो सी एलिगेंस में लगभग ये 32 टाइम्स रिपीट होता है।
यदि मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ये सीक्वेंस लगभग 52 टाइम्स रिपीट होता है। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, सीटीडी में जो ये हेप्टापेप्टाइड सीक्वेंस है वो केवल एक बार रिपीट नहीं होता है, वो मल्टीपल टाइम रिपीट होता है। उदाहरण के तौर पर ईस्ट में 28 टाइम्स, सी एलिगेंस में 32 टाइम्स एंड ह्यूमंस में यदि हम देखें तो ये 52 टाइम्स रिपीट होता है ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस हेप्टापेप्टाइड सीक्वेंस की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस हेप्टापेप्टाइड की जो स्पेसिफिसिटी है, ठीक है, या इसका जो फंक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जो सेरीन 2 है और जो सेरीन 5 पोजीशंस हैं ये जाते हैं फास्फोराइलेशन में। फास्फोराइलेशन आपको ध्यान रखना है आरएनए पॉलीमरेज के जो सीटीडी हैं वो फास्फोराइलेट होते हैं जब आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है। जब वो ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन प्रोसेस में आता है तो वो अनफॉस्फोराइलेटेड है, लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस शुरू होती है तो आरएनए पॉलीमरेज का फास्फोराइलेशन होता है। तो कई बार ये क्वेश्चन बना रहता है फास्फोराइलेशन आरएनए पॉलीमरेज में कहां होगा, तो सीटीडी पर होता है, कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन ऑफ आरबीपी1, और ये फास्फोराइलेशन सेरीन रेसिड्यूज पर होता है। और कौन से सेरीन रेसिड्यू, जो सेकेंड और फिफ्थ पोजीशन पर है। यहां पर एक पॉइंट में और क्लियर कर देना चाहता हूं, जो फास्फोराइलेशन है फिफ्थ पोजीशन का जो फास्फोराइलेशन है ये होता है ड्यूरिंग द इनिशिएशन, जब ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होगा तो फास्फोराइलेशन फिफ्थ पोजीशन पर होगा, और जब ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज इलॉन्गेशन फेज में इंटर करेगा तो फास्फोराइलेशन की जो पोजीशन है वो भी स्विच करेगी और सेकेंड पोजीशन पर फास्फोराइलेशन होगा सेकेंड पोजीशन पर इलॉन्गेशन फेज में। तो देखिए मैं आपको पीछे वाले स्लाइड से थोड़ा सा दिखा देता हूं कि आरबीपी1 इज द लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉल सेकेंड। आरबीपी1 का जो सी टर्मिनल पोर्शन है वो एक डोमेन में फोल्ड हो गया है जिसे सीटीडी कहते हैं। सीटीडी एक हेप्टापेप्टाइड सीक्वेंस, सीटीडी इंक्लूड मल्टीपल रिपीट्स ऑफ हेप्टापेप्टाइड सीक्वेंस, मल्टीपल रिपीट से बना है हेप्टापेप्टाइड सीक्वेंस है। वो हेप्टापेप्टाइड सीक्वेंस है टायरोसिन, सेरीन, प्रोलीन, थ्रियोनिन, सेरीन, प्रोलीन एंड सेरीन। इसमें जो सेरीन है वो सेकेंड, फिफ्थ और सेवेंथ पोजीशन पर प्रेजेंट है। आपको ध्यान रखना है सेकेंड और फिफ्थ पोजीशन के सेरीन फास्फोराइलेशन में जाते हैं जब आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होता है ट्रांसक्रिप्शन में। सबसे पहले जो फास्फोराइलेशन है वो होता है सेरीन फिफ्थ पोजीशन पर जो प्रेजेंट है, अर्थात फिफ्थ सेरीन फिफ्थ रेसिड्यू पर, और ये होगा इनिशिएशन के समय। जबकि सेरीन जो सेकेंड पोजीशन पर प्रेजेंट है उसका फास्फोराइलेशन इलॉन्गेशन फेज में होगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहां पर आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। आरएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर को थोड़ा डिस्कस करते हैं। आप ऐसा समझ लें ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का ये आरबीपी1 सब यूनिट है और इसके पास एक अनयूजुअल डोमेन है जिसे हम लोग कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन कह रहे हैं, सीटीडी कह रहे हैं। ये सीटीडी है और इस सीटीडी पर प्रेजेंट सेरीन रेसिड्यूज का फास्फोराइलेशन कर लिया जाता है। यहां पर ये फास्फोराइलेट किया जाएगा जब ये ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होगा। तो ये आरएनए पॉल सेकेंड है और आरएनए पॉल सेकेंड
का ये कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन है, कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन के सेरीन रेसिड्यूज का फास्फोराइलेशन होगा। जब फास्फोराइलेशन होगा तो ये आरएनए पॉलीमरेज प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन और इलोंगेशन कंप्लीट कर पाएगा। यदि आरएनए पॉलीमरेज का फास्फोराइलेशन ना किया जाए तो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के समय भी प्रॉब्लम आएगी और इलोंगेशन भी नहीं होगा। तो मैं अभी ओवरऑल उसके इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूं और मुझे लगता है यहां तक सभी लोग समझ पाए होंगे कि ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें से जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है उसको कैसे कैरेक्टराइज कर रहे हैं हम लोग, आप यहां तक समझ रहे होंगे। मुझे यस और नो में सभी लोग थोड़ा सा बताएं यहां तक आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सभी यस और नो में मुझे एक बार टाइप करके बताएं। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे दोबारा बोल दीजिए, मैं वहां पर दोबारा उसको समझा लूंगा। सुराली सिन्हा यस सर। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूं कि कंफ्यूजन है या नहीं है। सभी लोग यस सर लिख रहे हैं, यस सर को मैं क्या मानूं? यदि कंफ्यूजन है तो आप लिखें यस सर, और यदि कंफ्यूजन नहीं है तो नो सर लिखें। मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं? सभी लोग थोड़ा सा, कोई कंफ्यूजन यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है, यदि कंफ्यूजन हो तो यस सर लिखो, यदि कंफ्यूजन ना हो तो नो सर लिखो। समझ गए हैं? नो सर। अरुण का आंसर है नो कंफ्यूजन। ठीक है, नो नो सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत ही आसान है लेकिन मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप में पढ़ा रहा हूं। यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये जो प्रोसेस है जो मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं उसके बारे में आपको ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के नजरिए से। चलिए मैं 2-3 पॉइंट यहां पर क्लियर कर देता हूं कि आरएनए पॉलीमरेज का जो ट्रांसक्रिप्शन है, आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा जो ट्रांसक्रिप्शन होना है वो केवल ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं है, उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस भी होने, चेंजेस भी होने। तो जब हम लोग आगे यूकैरियोटिक या मार्नेस ट्रांसक्रिप्शन पर आगे बढ़ेंगे तो वहां पर केवल ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं है, वहां पर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है। तो ये फास्फोराइलेशन केवल और केवल ट्रांसक्रिप्शन में ही हेल्प नहीं करता, इसके कई सारे रोल हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर एक पॉइंट लिख सकता हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ सीटीडी फास्फोराइलेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ सीटीडी फास्फोराइलेशन। सीटीडी फास्फोराइलेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? मैं यहां पर आपको 3 पॉइंट बोल रहा हूं, आपको यह ध्यान रखना है सीटीडी के फास्फोराइलेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। पहली इंपॉर्टेंस तो है प्रमोटर क्लियरेंस। प्रमोटर क्लियरेंस, यहां से क्वेश्चन सीएसआईआर में पूछा जा चुका है। यदि सीटीडी का फास्फोराइलेशन नहीं होगा तो प्रमोटर क्लियरेंस भी नहीं होगा। ठीक है, पहला पॉइंट प्रमोटर क्लियरेंस में प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में बता चुका हूं, फिर आगे बताऊंगा। ठीक है, तो प्रमोटर क्लियरेंस के लिए जरूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जरूरी है रिलीज ऑफ जनरल ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स। जो इनिशिएशन के समय जनरल ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के लिए, उनको रिलीज करने के लिए, सेट करने के लिए जरूरी है क्योंकि उनका फंक्शन खत्म हो चुका है। एंड थर्ड इज रिक्रूटमेंट ऑफ कैपिंग, स्प्लाइसिंग
एंड पॉलीएडेनाइलेटिंग एंजाइम्स, इन एंजाइम्स के रिक्रूटमेंट के लिए, ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है, इन एंजाइम्स को रिक्रूट करने के लिए भी ये जरूरी है। मैं एक पॉइंट आपको और बता दूं जो बेहद जरूरी है, ये फास्फोराइलेशन मेंटेन ट्रांसक्रिप्शन रेट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का जो मैक्सिमम ट्रांसक्रिप्शन रेट है उसको भी मेंटेन करता है। यदि हम फास्फोराइलेशन इलोंगेशन के समय सीटीडी के फास्फेट ग्रुप्स को रिमूव करते जाएं, अर्थात धीरे धीरे सीटीडी डीफास्फोराइलेट होता जाए, जैसे जैसे फॉस्फेट रिमूव होते जाएंगे आरएनए पॉलीमरेज का जो मूवमेंट है वो स्लो पड़ता जाएगा, और जैसे ही सारे फॉस्फेट रिलीज होंगे आरएनए पॉलीमरेज का मूवमेंट रुक जाएगा, ये पॉज कर जाएगा। इसको रीस्टार्ट करने के लिए उसी जगह से फिर फास्फोराइलेशन की जरूरत होगी। तो मैंने यहां पर कुछ पॉइंट्स आपको लिखे हुए हैं कि सीटीडी का फास्फोराइलेशन केवल एक नॉर्मल ऐसे ही अनयूजुअल रिएक्शन नहीं है, बल्कि इसके कई सारे इंपॉर्टेंस है। वन इज प्रमोटर क्लियरेंस, सेकेंड इज रिलीज ऑफ जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, रिक्रूटमेंट ऑफ कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड पॉलीएडेनाइलेटिंग एंजाइम्स, phosphorylation of CTD also maintain the transcription rate of RNA pol second। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का करेक्टर था, सेकेंड को हम लोगों ने करेक्टराइज कर लिया। जो हेप्टापेप्टाइड सीक्वेंस है, जो मैंने अभी सीटीडी में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बताया हुआ है, आपको ध्यान रखना है। हेप्टापेप्टाइड सीक्वेंस हम लोग देखते हैं तो उसका सीक्वेंस है टायरोसिन, सेरीन, प्रोलीन, थ्रियोनिन, सेरीन, प्रोलीन एंड सेरीन, जिसमें सबसे पहले फास्फोराइलेशन जो 5th पोजीशन पर सेरीन है इनिशिएशन के समय होगा, टीएफ सेकेंड एच करेगा, आगे आपको बताएंगे। और जो सेकेंड पोजीशन का फास्फोराइलेशन है वो इलोंगेशन फेज में होगा, अर्थात जब इनिशिएशन से आरएनए पॉलीमरेज इलोंगेशन फेज में स्विच करता है तो फास्फोराइलेशन की पोजीशन भी स्विच कर जाती है। आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स को लेकर के हम लोग और डिस्कस करते हैं। बैक्टीरिया में जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तो बैक्टीरिया में मैंने आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम के बारे में आपको बताया कि आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम इटसेल्फ कैन बाइंड्स टू डीएनए एंड स्टार्ट्स ट्रांसक्रिप्शन। वो खुद ही बाइंड हो सकता है डीएनए पर और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर सकता है, बट ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएटेड बाय कोर एंजाइम इन प्रोकैरियोट इज नॉन स्पेसिफिक। यदि हम कोर एंजाइम को केवल यूज करेंगे ट्रांसक्रिप्शन में तो ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत तो कर सकता है, लेकिन उसकी जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो नॉन स्पेसिफिक होगी, वो प्रमोटर डायरेक्टेड नहीं है, क्योंकि कोर एंजाइम प्रमोटर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। तो अगला एक क्वेश्चन ये उठता है, क्या यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेस प्रमोटर रिकॉग्निशन कर लेते हैं? क्या यूकैरियोटिक पॉलीमरेजेस प्रमोटर रिकॉग्निशन में कैपेबल है? तो आपको ध्यान रखना है, नहीं। यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेस इटसेल्फ कैन नॉट बाइंड्स टू या कैन नॉट रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक प्रमोटर्स। वो इनकैपेबल है, वो प्रमोटर रिकॉग्निशन नहीं कर पाते हैं। इस वजह से प्रॉपर प्रमोटर रिकॉग्निशन या बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू स्पेसिफिक प्रमोटर and then initiation of transcription require a set of proteins called general transcriptional factors या general transcription factors।